हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी नाउ 6 पर। तो आज क्लास 7 की चैप्टर 2 की क्लास है, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य, ठीक है। पहला है 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य प्रमुख राजवंश। 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य के प्रमुख राजवंश, इनमें कौन से? पहले गुर्जर प्रतिहार, जो वर्तमान में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में शासन किया करते थे। जो कि वर्तमान में जो राजस्थान और गुजरात के नाम से जाना जाता है, उन क्षेत्रों में ये गुर्जर प्रतिहार शासन किया करते थे। उसके बाद है राष्ट्रकूट। इनका केंद्र कौन सा था? दक्कन पठार के पश्चिमी भाग में। इनका राष्ट्रकूट का केंद्र था दक्कन पठार के पश्चिमी भाग में। और वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वर्तमान में यह क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तरी आंध्र प्रदेश में है, राष्ट्रकूट का केंद्र। उसके बाद है पाल, ठीक है। पाल, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के भूभाग पर इनका शासन हुआ करता था। पाल का शासन कहाँ पे था? पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के भूभाग पर शासन था इनका। इसके आगे है चौहान। इनका सत्ता केंद्र कौन सा था? दिल्ली और अजमेर। चौहानों का सत्ता केंद्र दिल्ली और अजमेर, ठीक है। फटाफट इसको फिर से पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार कहाँ से? वर्तमान राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहार का शासन था। राष्ट्रकूट का शासन दक्कन पठार के पश्चिमी भाग में था, जो कि महाराष्ट्र, वर्तमान में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तरी आंध्र प्रदेश में है। और फिर पाल का शासन पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के भूभाग पर। चौहानों, तो चौहानों का शासन कहाँ पे था? दिल्ली और अजमेर में, ठीक है। इसके आगे है नए राजवंशों का उदय। नए राजवंशों का उदय। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। 7वीं शताब्दी आते आते क्या हो चुका? उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार आए। इन लोगों को क्या राजा ने मातहत या फिर सामंत की उपाधि दी। ये जो लोग थे, इनको राजा ने क्या कहा? मातहत या फिर सामंत कहा, ठीक है। आगे है अधिक सत्ता हासिल कर लेने पर। अधिक सत्ता हासिल कर लेने पर यही जो सामंत हुआ करते थे, ये अपने आप को क्या कहते थे? महासामंत या फिर महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित किया लिया करते थे। ये जो भूस्वामी मतलब 7वीं शताब्दी आते आते जो उपमहाद्वीप में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार आए, ये इनको राजा ने क्या कहा? मातहत या फिर सामंत कहा। और यही मातहत सामंत जो अधिक सत्ता जब हासिल कर लेते थे, तो यही अपने आप को क्या घोषित कर लिया करते थे? महासामंत और महामंडलेश्वर। हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान हुआ करता था, जो ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया जाता था। हिरण्यगर्भ नामक जो अनुष्ठान था, वह ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया जाता था। और माना जाता था कि जो ये यज्ञ मतलब करवाता था, वो क्षत्रिय ना होते हुए भी उसे क्या होता था? क्षत्रियत्व प्राप्त हो जाता था। मतलब ये यज्ञ एक तरह से खुद को क्षत्रिय बनाने के लिए करवाया जाता था, ठीक है। आगे है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया। यह किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की कृति है, ठीक है। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को किस रूप में दिखलाया गया है? नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। और यह किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की कृति है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। आगे है राज्यों में प्रशासन। राज्यों में प्रशासन। तत्कालीन कुछ राजाओं ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इस तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। इसी दौरान क्या हुआ? कुछ राजाओं ने किन किन उपाधियों को धारण किया? महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। राजस्व यहाँ पे वसूली होगा, ठीक है। राजा, ये जो वस्तु है ना, यहाँ पे वसूली होगा। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। मतलब बाहरी आदमी को बहुत ही कम लिया जाता था, वंशानुगत ही अपने ही खानदान के लोगों की नियुक्ति कर लिया करते थे ये लोग, ठीक है, राजस्व वसूली के लिए। आगे है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। 4 नंबर है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, ठीक है।
12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य राजतरंगिणी भी रचा गया। 12वीं शताब्दी में कौन सा काव्य रचा गया? राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास दर्ज है। राजतरंगिणी में क्या दर्ज है? कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास। और इसे किसने रचा है? कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा राजतरंगिणी रचा गया है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास को बताया गया है। ठीक है, आगे है धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध, ठीक है, युद्ध। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये जो शासक थे सदियों तक कन्नौज के ऊपर मतलब अपना नियंत्रण काबू करने के लिए, अपना नियंत्रण पाने के लिए आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने कौन कौन पक्ष था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, जो कि कन्नौज के लिए आपस में काफी समय तक लड़ते रहे। और इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा क्या, इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है इतिहासकारों ने। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक ना, आगे है इन्होंने बड़े मंदिरों का निर्माण कर अपनी सत्ता संसाधनों का प्रदर्शन किया। अपनी सत्ता मतलब अपनी जैसे बहादुरी दिखाने के लिए या फिर अपने आप को बड़ा बताने के लिए क्या क्या करते थे? ये बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया इन लोगों ने। ठीक है, आगे है राज्यों पर आक्रमण कर मंदिरों को भी निशाना बनाया। राज्य पर जब आक्रमण किया तो क्या किया? मंदिरों को भी निशाना बनाया इन लोगों ने। ठीक है, आगे है अफगानिस्तान के गजनी। अफगानिस्तान के जो गजनी सुल्तान महमूद ने 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अफगानिस्तान के जो गजनी थे सुल्तान महमूद, इसने कब से कब तक शासन किया? 997 ईस्वी से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से तक किया। ठीक है, अपने नियंत्रण का विस्तार इसने कहाँ से कहाँ तक किया? सुल्तान महमूद ने, जो अफगानिस्तान का गजनी, ये मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। ठीक है, आगे है गुजरात के सोमनाथ मंदिर जैसे संपन्न मंदिर को अपना निशाना बनाया। गुजरात के जो सुल्तान महमूद था सोमनाथ मंदिर को भी अपना निशाना बनाया। ठीक है, आगे है दूसरे राजाओं में कौन थे? चाहमान। दूसरे राजाओं में कौन थे? चाहमान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। यही जो चाहमान थे चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर इसने शासन किया। ये चौहान जो चाहमान थे कहाँ पे शासन किया? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर। इन्होंने गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वाल से टक्कर भी लेनी पड़ी। क्या हुआ? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर इसने चाहमान ने शासन किया। इन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से भी टक्कर लेनी पड़ी थी चाहमान को। ठीक है, आगे चाहमान। चाहमान का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चाहमानों का सबसे मतलब चौहानों का, चाहमान कौन थे? चौहान ही बात जाने के बाद में, तो चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन? पृथ्वीराज तृतीय, जिसने मोहम्मद गौरी नामक एक अफगान शासक को 1191 में हराया। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी जो कि अफगानी था उसे 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में अपने हाथों उसके हाथों हार गया। ठीक है, 1191 में उसने मोहम्मद गौरी को हराया, फिर 1192 में वह खुद उसके हाथों हार गया, पृथ्वीराज तृतीय। आगे है चोल राज्य। ठीक, चोल राज्य। राजराज प्रथम एक शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। राजराज प्रथम एक शक्तिशाली कौन था? चोल शासक था। ठीक है, राजराज प्रथम जो 985 ईस्वी में राजा बना। कब बना राजा? 985 ईस्वी में। और ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया राजराज प्रथम ने। यह चोल शासक था, 985 में राजा बना, ज्यादातर क्षेत्रों पर इसने नियंत्रण किया। साम्राज्य के प्रशासन का भी इसने पुनर्गठन किया। ठीक है, राजराज के पुत्र कौन थे? राजेंद्र प्रथम। राजराज के पुत्र कौन था? राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। जो राजराज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, उन्होंने राजराज की नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी श्रीलंका दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला किया। गंगा घाटी श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने क्या किया? जल सेना भी बनाई। इन अभियानों के लिए राजराज के बेटे
राजेंद्र प्रथम ने जल सेना भी बनाई और अपने पिता की नीतियों पर चला। ठीक, आगे है चोल मंदिर और मूर्ति कला। बैकग्राउंड में अगर कुछ साउंड आ रहा हो तो माफ कीजिएगा। चोल मंदिर और मूर्ति कला, ठीक है। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। राजराज, ठीक है, फिर से इसको बताती हूँ अच्छे से। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर मूर्तिकला की दृष्टि से क्या है, बड़े ही चमत्कार है। मतलब एक चमत्कार का इसको रूप दे दिया गया है। ठीक है, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम ये किसके द्वारा मतलब बनाए गए थे, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर मूर्तिकला की दृष्टि से बड़े ही चमत्कार है, मतलब उनके द्वारा ही इनका निर्माण किया गया होगा। चोल मंदिर आसपास के बस्तियों के केंद्र बन गए थे। चोल मंदिर क्या था, आसपास के जो बस्ती थे उनके केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। ये जो चोल मंदिर थे तंजावुर गंगईकोंड चोलपुरम, ये शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे और आसपास के बस्तियों के केंद्र बन गए थे। आगे ये मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थल नहीं थे। ये जो मंदिर थे दोनों सिर्फ पूजा आराधना के स्थल नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। चोल मंदिर से पूजा आराधना के केंद्र नहीं थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के शिल्पों में कांस्य प्रतिमाएं सबसे विशिष्ट थी। मंदिर की जो शिल्प थी इसमें कांस्य प्रतिमाएं सबसे विशिष्ट थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक थी। ये जो चोल कांस्य प्रतिमाएं थी ये संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक थी। ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवता की थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो थी वो भक्तों की भी थी। ठीक है, चोल साम्राज्य का प्रशासन। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी, उर। इस तरह गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। गांवों के समूह को क्या, किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी, गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने वाले और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ग्राम परिषद और नाडु क्या, न्याय करने वाले और कर वसूलने वाले जैसे कार्य किया करते थे। ठीक, वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में वेल्लाल जाति के, ठीक है, कौन सी जाति के, वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ये जो वेल्लाल जाति के लोग थे, वेल्लाल जाति के जो धनी किसान हुआ करते थे, इनको केंद्र चोल सरकार की देखरेख में, केंद्रीय जो चोल सरकार मतलब चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में इनको अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में, उनमें कई जो धनी भूस्वामी थे उनको चोल राजाओं ने क्या किया, सम्मान के रूप में मोवेंदलन और अरेइयार जैसी कई उपाधियां दी। कौन सी उपाधि, मोवेंदलन और अरेइयार जैसे कई उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में एक महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। ठीक है, आगे है कृषि और सिंचाई। हाँ, कृषि और सिंचाई ये बता दिया था क्या, ठीक, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देती हूँ, पता नहीं। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपाधियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। ये जो चोल थे इनकी कई उपाधियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। इन्होंने बाढ़ रोकने के लिए क्या किया, तटबंध का निर्माण किया, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया। ठीक है, चोल ने ही किया। फिर कई क्षेत्रों में क्या हुआ, एक साल में 2 फसलें उगाई और कई जगहों पर फसलों की सिंचाई के लिए कृत्रिम रूप अपनाया गया। कुएं खोदे गए, उसके बाद बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए सरोवर बनाए गए। ठीक है, आगे है भूमि के प्रकार। वेल्लन वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेल्लन वगई क्या था, गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे उन किसानों की ये भूमि थी। ठीक है, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। ठीक है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। शाला भोग किसी विद्यालय की रख रखाव के लिए भूमि थी। ये जो शाला भोग थी किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि थी। देवदान तिरुनम
ये क्या, इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाए? हाँ, देवदान। देवदान तिरुनम मट्टुकन्नी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। देवदान और तिरुनम मट्टुकन्नी मंदिर को उपहार में दी गई ये भूमि थी। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। नगरम नाम के व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य किया करते। नगरम क्या था? व्यापारियों का संघ। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में ब्राह्मणों की सभा का वर्णन है। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में, ठीक है, कहाँ पे? चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में किसका? ब्राह्मणों के सभा का वर्णन है, ठीक है। आगे, चोलों का स्थानीय स्वशासन। चोलों का स्थानीय स्वशासन 11 नंबर। 4 अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख है। 4 अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख है। उर सभा या महासभा, नगरम। उर सभा या महासभा और नगरम, ठीक है। उर उर एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर क्या था? एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुर। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगणम कहा जाता है, ठीक है। इसकी कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता है? आलुंगनम कहा जाता है। सभा या महासभा गांवों के वरिष्ठ ब्राह्मणों, जिन्हें क्या कहा जाता है? अग्रहार कहा जाता है, ठीक है। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण, जिन्हें अग्रहार कहा जाता है, गांव के कारोबार की देखरेख एक कौन किया करते थे? कार्यकारिणी समिति किया करती थी। गांव के कारोबार की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति किया करती थी, जिन्हें वरियम कहा जाता था, ठीक। आगे है, वरियम की सदस्यता के लिए 35 से 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का नामांकन होता था। वरियम की सदस्यता के लिए 35 से 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का नामांकन होता था, जिसके पास लगभग 1.5 एकड़ की भूमि हो। इसके पास वरियम की सदस्यता के लिए इनका नामांकन होता था जो 35 से 70 वर्ष की आयु हो और 1.5 एकड़ जिसके पास भूमि हो, जो अपनी भूमि पर बने मकान में रहता हो, जिसका अपना मकान हो और वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, ठीक है। वैदिक मंत्रों का क्या हो? ज्ञाता, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये चैप्टर 7 का क्लास 7 का चैप्टर 2 खत्म हुआ। तो अगले क्लास में चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब